नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां 4 बजे की सबसे पहले 4 बड़ी खबरें क्या है जान लीजिए। तस्वीरों के माध्यम से भी समझिए, क्योंकि जिस तरीके से खबर और तस्वीर मॉस्को पर हुए ड्रोन हमले को लेकर सामने आ रही है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग यूक्रेन पहुंची अमेरिकी मिसाइलों को लेकर भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस रणनीति के तहत अमेरिका का यह कदम अब देखा जाए। अब हुथी पर जिस तरीके से यूएस और यूके की तरफ से अटैक को अंजाम दिया गया है, मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए यह भी एक बड़ा सवाल है। वहीं लेबनान से सीरिया तक एयर स्ट्राइक जिस तरीके से अंजाम दी जा रही हैं, हालात और सीधी तस्वीरें आपके सामने अब से थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले वॉर फ्रंट में रूसी सैनिक की बर्बरता की एक तस्वीर देखिए, जहां घायल यूक्रेनी सैनिक को सामने से गोली मारी गई और यह तस्वीर आई है सामने। यूक्रेनी सैनिक के सिर पर पास से यह गोली मारी गई है। Уверен? Уверен? आमने सामने की जंग की तस्वीरें इससे पहले भी आपने इस वॉर फ्रंट से देखी हैं, लेकिन इसी वॉर फ्रंट में रूसी सैनिक की एक बर्बरता की ये वो तस्वीर है जो कई बड़े सवाल खड़े करती है। भले ही आप जितना मर्जी कह लें, वॉर के हालात में सब कुछ जायज है, लेकिन घायल यूक्रेनी सैनिक को जिस तरीके से नजदीक आकर सामने से ये गोली मारी गई है, ये वाकई खौफनाक तस्वीर है। यूक्रेनी सैनिक के सिर पर पास से गोली मारी। अब लेबनान की राजधानी बेरूत में जली कई गाड़ियां। पार्किंग गैराज में लगी आग से सैकड़ों कार कैसे स्वाह हुई, उसकी तस्वीर। सामान्य तौर पर पार्क्ड गाड़ियां यहां पर नजर आई, लेकिन अचानक हुआ धमाका और धमाके के बाद पार्किंग गैराज में लगी ये भीषण आग। और लेबनान से हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, एक और बड़ी खबर है। बॉर्डर के नजदीक से हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं और इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन वाले इलाकों से की गई फायरिंग की ये तस्वीर आई है सामने। הם לא נרגעים. וואי, הם לא נרגעים. וואי, הם לא नर्गाइम। तो अलग अलग फ्रंट्स पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, फिलहाल ये लेटेस्ट तस्वीरें इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन वाले इलाके से की गई फायरिंग की सामने आई हैं, जिसमें बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक बार फिर से रॉकेट वार किया गया। हालांकि हिजबुल्लाह ने भी कई रॉकेट दागे हैं। एक और तस्वीर अब आपके सामने, लेबनान में इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन की यह तस्वीर, जहां मकान में छिपे हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर फायरिंग कैसे की गई देखिए। आपको बता दें, हिजबुल्लाह के 10 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया और सीधे इमारत के अंदर घुस के कैसे लेबनान में इजरायली सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये वो मकान है जिसमें छिपे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को टारगेट किया गया। उधर सेंट्रल गाजा में भी इजरायली सेना की ओपन फायरिंग की तस्वीर सामने आई है और ये दीर अल बलाहा में हेलीकॉप्टर से फायरिंग का आरोप, हॉस्पिटल के बाहर फायरिंग के आरोप लगे हैं। और अब देखिए अमेरिका के मैनहट्टन में किस तरीके से ट्रंप का विरोध हो रहा है। ट्रंप के खिलाफ सड़क पर जुटे प्रदर्शनकारियों की आज भी तस्वीरें आ रही हैं सामने, जहां ट्रंप पर जातिवादी होने के भी आरोप लगा दिए गए। यूएस राष्ट्रपति को लेकर आए फैसले के बाद लगातार ट्रंप के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शनकारी जुट रहे हैं। फिलहाल अब ये तस्वीरें अमेरिका के मैनहट्टन से सामने आई हैं और सड़क पर उतरे इन प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप पर जातिवादी होने का आरोप भी लगाया है। सड़क पर उतरे 1 लाख लोगों की तस्वीर स्पेन से सामने आई है। वेलेंसिया में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत को लेकर खबर है। रीजनल हेड का इस्तीफा प्रदर्शनकारी मांग रहे हैं, लेकिन उस बीच प्रदर्शन के दौरान हुई भिड़ंत की भी ये तस्वीर देखिए। दावा किया जा रहा है कि 1 लाख लोग
विरोध के चलते सड़क पर उतर आए। नतीजा ये कि हालात को काबू करना मुश्किल और पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत। रीजनल हेड का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब लोगों का वेलेंसिया में कैसे गुस्सा फूटा उसकी तस्वीर भी आपके सामने होगी। बाढ़ के दौरान प्रशासन की लापरवाही के आरोप लगे हैं। देर से लोगों को आगाह करने का भी आरोप लगा गया। तो स्पेन में पिछले कई दिनों से बिगड़ रहे हालात के बीच में जिस तरीके से सड़क पर विरोध जताया जा रहा है, ये अब वो तस्वीर सामने आई है जहां बाढ़ के दौरान प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाया गया है और देर से लोगों को आगाह करने के आरोप के चलते ही हजारों लोगों की ये भीड़ सड़क पर उतरी। चार तस्वीरें एक साथ आपके सामने। प्रदर्शन की वो तस्वीरें हैं जो वेलेंसिया से सामने आ रही है। सड़क पर उतरा वो जन सैलाब जिन्हें काबू में करना भी प्रशासन के लिए मुश्किल हो गया। यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत की भी तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बिगड़े हालात के बीच में लोग जिस तरीके से सरकार के खिलाफ अब आरोप लगा रहे हैं, सड़क पर उतर आए हैं और ये लोगों का गुस्सा प्रशासन के लिए इस वक्त काबू में करना भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। और इसकी वजह है स्पेन में बाढ़ के बाद की वो स्थिति जिसे काबू में करना तो मुश्किल हो ही गया, लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती गई। और यही वजह है कि लोगों को देर से आगाह करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। स्पेन में बाढ़ के बाद के आक्रोश की सैलाब की तस्वीर तो आप देख चुके हैं। वॉर फ्रंट से आ रही बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ एक्सपर्ट्स ज्वाइन कर चुके हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं और पूर्व राजदूत दीपक वोरा सर भी इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन। स्वागत है सर। आज के इस हालात को देखते हुए सबसे बड़ी खबर है रूस की राजधानी मॉस्को पर हुए उस ड्रोन अटैक की, जहां देखिए किस तरीके से मॉस्को पर यूक्रेन का स्वॉर्म ड्रोन अटैक हुआ है और रूसी सेना ने 32 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हालांकि मॉस्को के कई इलाकों में जिस तरीके से ड्रोन्स गिरे हैं, जेलेंस्की के ट्रंप से फोन पर बात करने के एक दिन बाद मॉस्को पर यह अटैक की खबर सामने आती है। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल रूस की राजधानी मॉस्को में जिस जगह पर हमलों को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें कि यह मॉस्को पर यूक्रेन का स्वॉर्म ड्रोन अटैक है और रूसी सेना ने 32 ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। लेकिन मॉस्को के कई इलाकों में जिस तरीके से ये ड्रोन्स गिरे हैं, अब जेलेंस्की के ट्रंप से फोन पर बात करने के एक दिन बाद मॉस्को पर अटैक, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से सीधे मॉस्को पर वार किया गया है वो भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब खबरें और तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि ट्रंप से जेलेंस्की की बात के बाद मॉस्को में सीधा किया गया वार और मॉस्को में गूंजा हमले का एयर रेड अलर्ट सायरन। एक और बड़ी खबर है, मॉस्को के आसमान में दिखे यूक्रेनी ड्रोन्स, जहां मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव बताए जा रहे हैं और दोमोदेदोवो कोलोमनाक में एयर डिफेंस एक्टिव बताए जा रहे हैं। तो अब जिस तरीके से मॉस्को पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया है, बड़े सवाल आपके सामने, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर और उन्हीं सवालों के साथ एक्सपर्ट से लूंगी जवाब, क्योंकि अभी फिलहाल जो स्थिति सामने आ रही है उसके तहत मॉस्को के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन्स नजर आए हैं, मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव बता दिए गए हैं और मॉस्को में जिस तरीके से सीधे वार किया गया है, ये एक बड़ा हमला है जो यूक्रेन की तरफ से अंजाम दिया गया है। हालांकि इसी हमले को देखते हुए कई बड़े सवाल, फिलहाल ये दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने है, जहां मॉस्को के आसमान में नजर आ रहे यूक्रेनी ड्रोन्स की ये तस्वीर और साथ ही ये वो तस्वीर जिससे साफ हो गया कि मॉस्को पर यूक्रेन ने किस तरीके से ड्रोन अटैक को अंजाम दिया है। फिलहाल एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव बताए जा रहे हैं मॉस्को में, वहीं रूसी सेना दावा कर रही है कि 32 ड्रोन्स को मार गिराने में भी वो कामयाब रहे हैं। लेकिन अब मॉस्को के कई इलाकों में जिस तरीके से ड्रोन्स गिरे हैं, बड़े सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं और उसमें सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या ट्रंप के सत्ता में आने से पहले जेलेंस्की ने बाइडेन के कहने पर इतना बड़ा हमला किया? ट्रंप से बातचीत के अगले ही दिन जेलेंस्की ने हमला क्यों किया? और क्या मॉस्को पर हमला जेलेंस्की की पुतिन को भड़काने की कोशिश है? हालांकि मॉस्को पर हमले से क्या जेलेंस्की ट्रंप के पीस प्लान पर पानी फेरना चाहते हैं? क्या जेलेंस्की ट्रंप की शपथ ग्रहण से पहले रूस में
कुछ बड़ा करना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल। लेकिन इस बारे में दीपक वोरा सर, आपसे सवाल करने से पहले सिन्हा सर, एक सवाल आपसे। जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, ट्रंप के सत्ता में आने से पहले ज़ेलेंस्की ने क्या बाइडेन के कहने पर इतना बड़ा हमला किया? ये सवाल आपको लगता है वाजिब है, या ये देख लिया जाए इस तौर से कि ट्रंप से बातचीत के अगले ही दिन ज़ेलेंस्की ने हमले को अंजाम क्यों दिया? ये भी समझना जरूरी है। सुरभि, जय हिंद। जय हिंद सर। जो आपने कहा कि क्या यह सवाल वाजिब है, 200% वाजिब है जो आप कह रही हैं। ठीक है सर। देखिए क्या है, आप इसका पूरा का पूरा गेम यदि आप देखेंगे तो ये पैसे का गेम है। ज़ेलेंस्की को ये लगता है कि उनके हाथ से सत्ता तो जाएगी ही, और वो 4 इलाके, जो 4 प्रोविंस है जिसके ऊपर में 18% से ज्यादा टेरिटोरियल गेन है मॉस्को का, वो हाथ से निकलेगा ही। इसमें कोई, क्योंकि प्रैग्मेटिक अप्रोच यही है और बाइडेन साहब इसी को लेके चल रहे हैं। एलन मस्क और बाइडेन जहां थे वहां पर आधे घंटे का ज़ेलेंस्की की बातचीत हुई। अभी बात क्या है, देखिए एक पूरा का पूरा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से $7 बिलियन के साजो सामान आज कल में उनके गोदामों से निकल रहे हैं। उनको ये पता है ये सारे चीज रुक जाएंगे, ये सारे चीज ये रुकेंगे जैसे ही 20 जनवरी का दिन आएगा अगले साल। ये देखिएगा इन चीजों में लगामे आएंगी। उसके पहले खेल है $340 बिलियन का फ्रोजन एसेट्स है जो रशिया का, उसको यूरोप भजाना चाहता है। ज़ेलेंस्की की आंखें लगी हुई। ये पैसा का गेम है, अपने लोगों को मरवा दें। जब पीस की टॉक होती है और प्रैग्मेटिक पीस की टॉक, ये कह दे कि हमें टेरिटोरियल, हम पूरा क्रिमिया ले लेंगे, छीन लेंगे। जो यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो प्रैग्मेटिकली इसको देखते हैं, तो ये चीज सब समझते हैं कि ये लोग गेम खेल रहे हैं, उनके कंधों पे फायरिंग कर, और ज़ेलेंस्की तैयार है। अपने लोगों को तो मरवाया ही, अपने 18-19%, इतना तो नहीं जाता ना। मार्च में, एक महीने के बाद 22 में शुरू हुई थी, 24 फरवरी को 2022 में, और 5 मार्च के ऊपर में पीस का एक समझौता होने वाला था। कौन रोकाया था? यूके के उस समय बोरिस जॉनसन होंगी, वो कीव की गलियों में कहे कि नहीं बेटा आप लड़ो, क्योंकि उनकी आंखें लगी हैं कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं रशिया का, यूरोप के पास, उसके पैसे की बंदरबाट करना चाहते हैं। ठीक है सर, अंडरस्टूड। लेकिन इस बीच इस खबर को समझिए सर, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूक्रेन को अब अमेरिकी हथियारों की नई खेप मिलने वाली है। ये टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यूक्रेन को 500 पैट्रियट मिसाइल अमेरिका दे रहा है, और यूक्रेन को नासैम्स इंटरसेप्टर की डिलीवरी को लेकर भी खबर आ रही है। बहुत जल्द यूक्रेन पहुंचेंगे अमेरिकी हथियार। ये नए हथियार यूक्रेन इस वक्त पहुंच रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया है, इस बारे में इंफॉर्मेशन रखूंगी आपके सामने। साथ ही ये भी जानिए कि आखिर किस तरीके से इस वक्त यूक्रेन को ये मदद अमेरिका की तरफ से मिल रही है। जहां देखिए किस तरीके से यूक्रेन ने सीधे मॉस्को पर तो वार कर दिया है, लेकिन अब खबर ये सामने आ गई है कि बहुत जल्द यूक्रेन को अब अमेरिका के नए हथियार भी मिलने वाले हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर, क्योंकि अब ट्रंप की शपथ से पहले यूक्रेन को ये जो वेपन सप्लाई तेज हो रही है, इसको लेकर एक्सपर्ट से सवाल करूंगी। यूक्रेन को वेपन सप्लाई की जल्द में बाइडेन प्रशासन नजर आ रहा है, और यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार जिस तरीके से अमेरिका से मिल रहे हैं, ट्रंप के पदभार संभालते ही वेपन सप्लाई पर रोक की आशंका भी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको लेकर भी बड़े दावे कर रही है, क्योंकि अब यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की नई खेप को लेकर जो खबर सामने आ रही है, उसको हर तरीके से समझना जरूरी है। ट्रंप की शपथ से पहले यूक्रेन को वेपन सप्लाई और तेज हो चुकी है, और यूक्रेन को वेपन सप्लाई की जल्द में जिस तरीके से बाइडेन प्रशासन है, क्या वो भी अभी सवालों के घेरे में है? क्योंकि यूक्रेन को 500 पैट्रियट मिसाइल और नासैम्स इंटरसेप्टर की जल्द डिलीवरी को लेकर जो खबर आ रही है, यूक्रेन के लिए पहले से मंजूर $7 बिलियन का फंड अभी खर्च नहीं हुआ है, और बाइडेन प्रशासन को ट्रंप के पदभार संभालते ही वेपन सप्लाई पर रोक की आशंका भी है। अब रूस यूक्रेन के बीच बातचीत पर जिस तरीके से ट्रंप जोर दे रहे हैं, दीपक वोरा सर इसी लिहाज से ये बात समझा दीजिए। ये फैसला आज के समय में जिस लिहाज से लिया जा रहा है, या सीधे तौर पर डिलीवर किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? किस लिहाज से इस बात को देखा जाए कि जनवरी से पहले आप ये कोशिश कर रहे थे क्योंकि आपको डर है कि ट्रंप पीस प्लान की ओर आपको ज्यादा प्रेशराइज कर सकते हैं, उससे पहले क्यों ना किसी तरीके से डोमिनेट करते हुए एक वन अपमैनशिप साबित कर दी जाए? वंदे मातरम मैम, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर, बहुत कुछ सीखता हूँ। और अभी जनरल साहब जो कह रहे थे उससे बेहतर मैं नहीं कह पाऊंगा जो उन्होंने समझाया है क्या चाहते हैं ये लोग।
सही है कि रूस के जो ब्लॉक्ड एसेट्स हैं, अब ज़ेलेंस्की साहब कहते हैं मुझको वो सारा का सारा पैसा दे दीजिए। अभी 3 दिन पहले यूरोपियन यूनियन का समिट हुआ था बुडापेस्ट में, और मैंने एक इंटरव्यू देखी है स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है फीको, रॉबर्ट फीको, मैं उनको जानता हूँ। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा उसमें कि जब ज़ेलेंस्की साहब आए तो उनका चेहरा खोया खोया था, बौखलाए हुए थे, बड़े घबराए हुए थे कि ट्रम्प कैसे जीत गया है। और दूसरी एक बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने पूछा, ये स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर एक टेलीविजन इंटरव्यू में, कहा आपने कभी किसी को देखा है जो जंग खत्म नहीं करना चाहता? मैंने देखा है, और उसका नाम वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की है। तो ये अब सच्चाई ये है मैम कि अमेरिका में ये जो हार गए हैं बुड्ढन साहब और वो मैडम कमला हैरिस, वो क्योंकि अमेरिकन लोग, एक तो है इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, ये है वो है, बट यूक्रेन के जंग से तंग आ चुके हैं, अनएंडिंग वॉर। और अब बाइडेन साहब ने तो वादा किया था अपने पोते को, या जो भी उसका बेटा है ये बेगिंस्की, कि बेटा मैं हमेशा तेरे साथ, तो अब तो उसकी कच्ची हो जाएगी ना। तो मेरा मानना है ये लास्ट हुरा, जैसे लॉ नहीं होती मैम, बुझने से पहले एकदम से चमकती है, ये करने की कोशिश। इनका क्या ख्याल है, 500 पेटेंट के साथ रूस हार जाएगा? मैम फाइनली मैं बताना चाहता हूँ, यूरोपियन यूनियन इज अ पीस प्रोजेक्ट। यूरोपियन यूनियन जंग के लिए नहीं बना था, वो कहां से फंस गए इसके अंदर। बाइडेन ने तो उनका बेवकूफ बना के उनको वॉर में धकेल दिया है, और अब वो भी चाहते हैं खुद कि बाहर निकले, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, उनकी बहुत समस्याएं हैं। सो आई बिलीव ये आखिरी दाव पेच खेल रहा है ये बाइडेन, और ये भी इसके अगेंस्ट जाएगा। अगर मॉस्को बहुत नाराज हो गया तो पुतिन बहुत मारेगा, ना सिर्फ ज़ेलेंस्की को, और मेरा ख्याल है कि शायद अमेरिकन इंटरेस्ट को भी अटैक करेगा। अंडरस्टूड सर। लेकिन इस बीच रूसी हमलों से दहले यूक्रेन के ओडेसा की अब तस्वीर सामने आई है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रही हूं, जहां बहुमंजिला इमारतों पर विध्वंसक ड्रोन अटैक हुआ और हमले से कई इमारतों में लगी भीषण आग की ये तस्वीर देखिएगा। हालांकि दावा यह कि कई वेयरहाउस और गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इस हमले में एक शख्स की मौत की भी खबर है, जबकि 15 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो लगातार इस फ्रंट से आ रही तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अभी भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, और रूसी हमलों से दहले यूक्रेन की ये एक और तस्वीर सामने आई है। अब रूसी ड्रोन हमलों से यूक्रेन के कई शहरों में मचे हड़कंप को लेकर भी खबर है, जहां राजधानी कीव में बड़े धमाकों से दहशत है और कीव के रिहायशी इलाकों में शाहिद ड्रोन से हमला हुआ है। आपको बता दें, हमले से कई रिहायशी इमारतों में आग लगी है। भीषण आग से भारी नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। अब विनाशक ड्रोन हमलों से कांपे यूक्रेन की एक और खबर, जहां रूस ने 100 से ज्यादा ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया है, और ये खार्किव से ओडेसा तक ताबड़तोड़ विध्वंसक हमलों को लेकर खबर आई है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों को कैसे टारगेट किया गया, ये एक और तस्वीर देखिए। यूक्रेनी एयर डिफेंस का कई ड्रोन तबाह करने का भी दावा। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से ड्रोन हमलों से यूक्रेन से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, और लगातार हो रहे हमलों के बाद ये साफ हो गया कि किस तरीके से रूस अलग अलग स्तर पर हमलों को अंजाम दे रहा है। बहुमंजिला इमारत में लगी आग की वो तस्वीर सामने आई जहां ड्रोन अटैक हुआ। रिहायशी इलाकों में शायद ड्रोन से अटैक की ये तस्वीर आपके सामने है। यहां भी लगातार हो रहे हमलों के बाद इलाके में आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ड्रोन हमलों से किस तरीके से यूक्रेन कांप रहा है। देर रात हुए ऑपरेशन की भी ये तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें दावा ये कि रूस ने 100 से ज्यादा ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया है। एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, खबर यह है कि रूस ने 100 से ज्यादा ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया है। यूक्रेन के कई शहरों में ड्रोन हमलों से हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी कीव में भी कई जगहों पर बड़े धमाकों को लेकर इनपुट है। कीव के रिहायशी इलाकों में भी शाहिद ड्रोन से हमले जारी हैं। ओडेसा की बहुमंजिला इमारतों में ड्रोन अटैक के बाद लगी आग की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। वहीं गेरान 2 हमले में कई वेयरहाउसेस को तबाह करने का दावा, और गाड़ियां भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हालांकि हमलों में एक शख्स की मौत और 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। विनोद सर, थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वन अपमैनशिप। ये मैंने इसलिए कहा था कि यूक्रेन के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा है।
अगर ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत होने से पहले वो ये साबित करने की कोशिश करना चाहते हैं कि वो बहुत हद तक इलाकों में रिकैप्चर करने में भी कामयाब हुए हैं, तब भी आपको लगता है कि उन्हें ये जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि अमेरिका की ये मदद वाकई इस वक्त भी उनके लिए सबसे बड़ी जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है सुरभि जी, और मैंने इसलिए इमेज मेरे पीछे लगा हुआ है। ये है पेट्रियट मिसाइल, और जो 500 नासम मिसाइल कीव की तरफ आ गए हैं या सेटअप हो रहे हैं, जो हम वीडियो में देख रहे हैं। देखिए, एक रेड लाइन आप देख रहे होंगे, ये यूक्रेन रशिया वॉर में बहुत कम क्रॉस हुआ है, वो है अटैक ऑन मॉस्को एंड अटैक ऑन कीव। ये बहुत कम हमें देखने मिला कि ये कीव और मॉस्को पे अटैक हुआ है, लेकिन बहुत कम। ये 600 ड्रोन अटैक, और वो इस आड़ पे हुआ है क्योंकि ये इस बहकावे में है कि ये जो 500 पेट्रियट और नासम मिसाइल जो है, इनको आने वाले शायद ड्रोन या रशियन ड्रोन से बचाएंगे। ये होने वाला नहीं है, और इस पे मैंने खैर बहुत बड़ा वो एक प्रोग्राम भी दिया हुआ है हाफी के चैनल पे। तो देख, जब पीस प्रोसेस जब शुरू होता है, हिस्टोरिकली हमने ये देखने मिला है, उससे पहले वॉर वायलेंस बढ़ती है ना कि कम होती है। क्योंकि जो आपने सही कहा, वन अपमेंटशिप, जब आप टेबल पे आके बैठते हैं तो आप अपना पक्ष रखते हैं, दूसरा अपना पक्ष रखता है, और आप अपने पक्ष में या अपने बचाव में आप ये कहते हैं, देखिए मैंने मॉस्को में इतना बड़ा अटैक किया और मैं और करने की क्षमता रखता हूं, तो मुझे खार्किव चाहिए या क्रीमिया चाहिए। तो ये इसीलिए जस्ट बिफोर द पीस वॉर की तीव्रता बढ़ती है, वही हमें देखने मिल रहा है। शायद जैसे साहब ने कहा, जनवरी 20 आने दीजिए, पीस टॉक शुरू होने दीजिए, और पीस की तरफ ये बढ़ने दीजिए, तब हमें खुशी होगी एज अ चैनल and as Indians. Over to you. जी सर, लेकिन एक और वॉर फ्रंट का मैं रुख करूंगी, क्योंकि यहां पर भी अब अमेरिकी सेना के हमलों से दहले यमन को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां यमन की सना में हुती के ठिकानों को तबाह किया गया है, और ये अमेरिकी एयरफोर्स ने सना में मिसाइलें बरसाई है। खबर बड़ी है इस वॉर फ्रंट से देखते हुए, जहां अब सीधे हुती को टारगेट किया जा रहा है, और सना में एक साथ 6 इलाकों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। अमेरिका के साथ ब्रिटिश सेना ने यह संयुक्त हमला किया है। तो यमन में हुती के वेपन फैसिलिटी पर को कैसे तबाह किया गया? अमेरिकी एयर स्ट्राइक में तबाह हुए वेपन स्टोर को लेकर खबर आई है, और ये एडवांस वेपन के गोदाम को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि सना में अमेरिका और ब्रिटेन का ये जिस तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन था, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से अल अरबिया का ये दावा सामने आ रहा है कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, और ये यमन इस बार सीधा यूएस की एयर स्ट्राइक में तबाह हुआ है, और जो वेपन स्टोर्स हैं उन्हें टारगेट किया गया है। तो हुती पर वार का मतलब भी एक्सपर्ट से समझेंगे, उससे पहले ये खबर जान लीजिए, जहां हुती पर अमेरिका के हमले की ये खबर सामने आई है कि किस तरीके से सना में अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। खबर है अमेरिकी एयरफोर्स ने यमन में 6 एयर स्ट्राइक्स की हैं। अमेरिकी सेना के साथ ब्रिटिश एयरफोर्स का यह हमला बताया जा रहा है, जहां सना में हुती के 5 बड़े बेस पर एयर अटैक हुआ है। अल हफा, अल नहदेन पर यह सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। हालांकि हुती कमांड सेंटर और लॉन्च पैड्स को भी तबाह करने का ये जो दावा किया जा रहा है, सिन्हा सर इसे कैसे आप समझाएंगे? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक और खबर इनफैक्ट सर मैं रुक कर लेती हूं, उसके बाद आपके पास आती हूं, क्योंकि यमन में ही सना के बाद हुदैदा पर भी भीषण बमबारी को लेकर एक इनपुट है, और हुदैदा में हुती के कंट्रोल सेंटर पर यह हमला हुआ है। अल गराही इलाके में तबाह हुती का यह कमांड सेंटर बताया जा रहा है। हुदैदा में हुती के लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया है। तो अमेरिका जिस तरीके से अभी फिलहाल यमन में हमलों को अंजाम दे रहा है, सिन्हा सर से सवाल करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करती हूं, और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, इसमें लोकेशंस इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से यमन को टारगेट करते हुए अब यमन में सना और हुदैदा पर बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है। ये 2 इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। हालांकि अमेरिका ने जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, उसके तहत खबर यह भी सामने आ रही है कि अब यमन में हुती के अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया गया है, और ये 6 ठिकाने थे जहां पर एक साथ अटैक को अंजाम दिया गया है। खबर हुदैदा में हुती के वेपन स्टोर को तबाह करने को लेकर भी सामने आ रही है, और ट्रंप के अमेरिकी चुनाव जीतने के बाद ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। अब टाइमिंग यहां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सिन्हा सर, क्योंकि अलग अलग प्रॉक्सीज को जिस तरीके से अभी तक इजराइल टारगेट कर रहा था, अमेरिका में
मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ट्रूप्स की मौजूदगी को लेकर अभी तक हम बात करते थे। नो डाउट अमेरिकी एयरबेस को पहले भी टारगेट किया गया है और यमन ने जिस तरीके से हर फ्रंट पर शिप्स को टारगेट करते हुए अमेरिका के लिए सिरदर्दी बढ़ाई, क्या यहां पर भी एक फाइनल काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है? सुरभि देखिए, ये एक अमेरिका ने तो इसको जनवरी के बाद 15 नवंबर पिछले साल जब आप देखती हैं तब ये ज्वाइन किया था, यमन आया था इन हमास के सपोर्ट में। उसके बाद जनवरी में ऑपरेशन जो प्रॉस्पेरिटी गार्डन है जिसमें अमेरिका लेड है, उसमें यूके भी उसके मदद दे रहा है। 12 कंट्रीज थे मगर 2 ही अभी इफेक्टिव हैं। जो आपने सवाल किया है सना में और रीढ़ा में, देखिए सबसे बड़ा यदि किसी को चैलेंज है अमेरिका को, क्योंकि इजराइल यहाँ पर डायरेक्ट 2000 किलोमीटर है, वो नहीं कर रहा है, वो कंसंट्रेट कर रहा है और जहां जहां इजराइल कंसंट्रेट वहां पर उसकी एक बहुत बड़ी अच्छी पकड़ पा रही है। यहाँ पर अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स तक यूज हुए हैं, आप नहीं दिखाए हैं अपने चैनलों पे, मगर 13 रैपर ड्रोन मारे गए यदि आप देखिए अमेरिका के, और एक रैपर ड्रोन 13। और यहाँ पर यमन को कोई भी ऐसा नहीं सोचते थे। जब आप रेड सी में बात करते हैं, बब अल मंडेब की बात करते हैं, गल्फ ऑफ एडन की जब आप बात करते हैं, तो ये इलाके में जो 12% ग्लोबल ट्रेड जाती है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुआ है। अमेरिका के लिए यदि सबसे बड़ा चैलेंज वेस्ट एशिया में है तो मिडिल ईस्ट में तो यही चैलेंज है। और देखिए हूथी पे कहर तो पड़ेगा ही, वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। ईरान मेरे ख्याल से, क्योंकि उसकी टेल जब ट्विस्ट होगी तो इनको चीजें नहीं मिलेंगी, कुछ सामानें इनको मुहैया करा जाती है रशिया से, कुछ आती है चाइना से, वो सब बंद होंगे। अभी आपने जो सवाल किया कि क्या सबसे ज्यादा इसके ऊपर होगा, 100% होगा। और ये देखिए हूती के केवल नहीं, जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका, जो सना की इलाका, हुदीदा की इलाका आप बात कर रही हैं, बब अल मंडेब का एक आइलैंड भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे चीज, क्योंकि ये भी एक उसी तरह के फोर्सेस हैं, एक का हिस्सा है। और यमनी का जो एक्चुअल कंट्रोल होता है, जो अभी वो एडन में है, जो उनका एक्चुअल कैपिटल, सना उनका एक्चुअल कैपिटल था, उसको शिफ्ट करके एडन लाया गया। तो ये भी सऊदी फोर्सेस, और ये गलत हुआ था अमेरिका में बाइडेन साहब के आने के बाद, जो हूती इतना ज्यादा प्रबल हुआ है। हाँ जी। तो ये तो इसकी यही कंट्रोल, इसके लिए पूरा विश्व ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में 12 नेशंस ने किया है, जिसमें भारत भी शामिल है, और भारत ने कुछ चलाए थे जी। मगर आप वेस्ट एशिया में आप कल्मिनेशन ऑफ ऑपरेशन देखेंगे तो इसी इलाके में होगा और हूती का खात्मा होना तय है। बिल्कुल सर, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह के गढ़ में जिस तरीके से इजराइल ने खात्मा किया, एक और बड़ी खबर है क्योंकि इजराइल का लेबनान और सीरिया गाजा में एक साथ हमला हुआ है और यमन में अमेरिकी हमले से कुछ देर पहले हुआ ये अटैक। अब लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, लेबनान में हिजबुल्लाह के वेपन स्टोर को तबाह करने का दावा किया जा रहा है, वहीं गाजा में हमास के लॉन्च पैड्स पर भी एयर अटैक को अंजाम दिया गया है। एक्सपर्ट से हम यही समझ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अलग अलग प्रॉक्सीज को टारगेट करते हुए इजराइल अभी तक ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा था, लेकिन इजराइल सीधे तौर पर क्योंकि यमन को अटैक नहीं कर सकता, ऐसे में अमेरिका ने भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी अपनाते हुए अब यमन को टारगेट करना शुरू किया है। लेकिन इस बीच खबर है दक्षिण लेबनान में भीषण एयर स्ट्राइक की वो तस्वीर अब आपके सामने, जहां आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के गढ़ को एक बार फिर से टारगेट किया है और यहां हिजबुल्लाह की 37 बड़ी बस्तियों को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। आईडीएफ दावा क्या कर रहा है? आईडीएफ दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह का वेपन और कमांड सेंटर यहां पर था जिसे टारगेट किया गया। ये देखिए तस्वीर। क्योंकि अब ये इजरायली मिलिट्री बेस पर बड़े हमले को लेकर खबर और तस्वीर सामने आई है। एक तरफ जहां हिजबुल्लाह के गढ़ में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं हिजबुल्लाह इजरायली बेस पर रॉकेट अटैक को अंजाम दे रहा है और अल अबाद मनारा बेस पर ये रॉकेट अटैक हुआ है। किरियत शिमोना में भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं। 5 इजरायली बेस पर रॉकेट हमले का यह दावा किया जा रहा है। तो 3 तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं, जहां देखिए किस तरीके से हिजबुल्लाह के गढ़ में इजराइल की तरफ से रॉकेट अटैक हुआ है, वहीं हिजबुल्लाह भी इजरायली बेस को सीधे तौर पर टारगेट कर रहा है। लेकिन यमन में यूएस के हमले को देखते हुए दीपक वोरा सर, मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए अमेरिका, उसकी भूमिका, उसकी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से अब समझा जाए?
अभी आप बात कर रही हैं, आपने बात की है यमन की, मैं रहा हूँ उस एरिया में। जो भी कुछ हो ना मैम, ये हूथियों को मैं एडमायर करता हूँ, कितनी मार खाई है। और जब मैं उस इलाके में था कई साल पहले, तो ये फटे हुए अपने गाउन्स पहन के और फटी हुई चप्पलें पहन के लड़ते थे। अब तो बड़े स्मार्ट यूनिफॉर्म्स पहनते। मार खाने के बावजूद ये फिर भी जो है अपनी आकड़ दिखा रहे हैं। दूसरी चीज, इजराइल ने भी इस होडेइडा पोर्ट, ये इनका मेन पोर्ट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, जुलाई में हमला किया था। 1500-1600 किलोमीटर उनके जहाज उड़े थे और ठोका था इनको, लेकिन बहुत जल्दी इन्होंने उनको लगता है रिपेयर कर दिया, फिर से यूज किया। अब ये पहली बार है कि सना पर हमला किया है डायरेक्टली, जैसा आपने बताया, अमेरिका और यूके ने। इसका मतलब मैम कि ना सिर्फ इजराइल 3 फ्रंट पे लड़ रहा है, बट अब यूरोपियन यूनियन, नेटो और अमेरिका सब मिला के भी 3 फ्रंट पे लड़ रहे हैं। और हिजबुल्लाह को तो खत्म कर देगा इजराइल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। हमास तो वैसे ही खत्म हो चुका है। अब रियल चैलेंज रहेगा हूतीज के साथ, जो जैसे जनरल साहब कह रहे थे, बहुत क्रिटिकल एरियाज को कंट्रोल कर। मेरा मानना है इतना आसान नहीं होगा। ये डट के लड़ेंगे। इनके पास सामग्री आई है रशिया से, चाइना से और कहीं से। मेरा मानना है जो कुछ वहां हो रहा है मैम, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी आप देखिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, इनको मौत का डर नहीं है। ये दे आर लूजिंग एनी नंबर ऑफ पीपल, क्या कोई बात, हमारे बहुत सारे लोग हैं। तो एक तरह से आप इनको मैसोकिस्ट कह दीजिए, अपने आप को तकलीफ देते, बट ये हथियार नहीं टेकेंगे। और किसके लिए कौन रिप्लेस करेगा इनको? एक मंसूर अल हादी होता था जो प्रेसिडेंट था, हूथियों ने उसको बाहर निकाल दिया, सऊदी अरेबिया चला गया, वहां मर गया। अब इनके पास कोई भी नहीं है जो इनको रिप्लेस कर सकता है। दे आर इन टोटल कंट्रोल और ये लड़ते जाएंगे। ये कहते हैं कि सीज फायर कर दो गाजा में एटसेट्रा, पर ये चाहते हैं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। दुनिया का हूथी साहब आप बड़े अच्छे हैं, आके संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठ जाओ। दैट इज देयर। बट सर, आई थिंक इस बात को उससे भी जोड़ा जाए, जब हम आपसे ये सवाल करते थे कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए प्रॉक्सीज को और ज्यादा एग्रीवेट और इग्नाइट करने की कोशिश की जाएगी। ये गलीली के साफेद इलाके में हिजबुल्लाह का रॉकेट गिरा है और हाइफा में ही जुबलून मिलिट्री बेस पर हमले को लेकर ये खबर है। अब जुबलून में मिलिट्री फैसिलिटी पर जिस तरीके से रॉकेट अटैक किया गया है, आपको बता दें ये साफ हो गया कि हिजबुल्लाह के गढ़ में जिस तरीके से इजराइल हमलों को अंजाम दे रहा है, हिजबुल्लाह की ये कोशिश है कि सीधे इजराइल को टारगेट किया जाए और उसके मिलिट्री बेस पर हमलों को अंजाम दिया जाए। यही इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। हालांकि इस पर एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने इजरायली बेस पर हिजबुल्लाह के उस अटैक को लेकर, जहां अल अबाद मनारा बेस, किरियत शिमोना, बारम बेस और मालोद बेस पर यह बड़ी खबर आई है। और ये इजराइल के 5 सैन्य बेस हैं जहां एक साथ हमलों को अंजाम दिया गया है। अब विनोद सर ये बात भी समझाइएगा, क्योंकि लेबनान बॉर्डर से इजरायली बेस पर जिस तरीके से रॉकेट दागे गए हैं, इजरायली बेस में सर्विलांस सेंटर को नुकसान की खबर है और इजरायली बेस के ट्रेनिंग सेंटर को नुकसान का भी दावा किया जा रहा है। विनोद सर। अब देखिए सुरभि जी, जितना अटैक इजराइल की तरफ से हो रहा है उसका अगर कंपेयर करके देखेंगे, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। और जैसे कहते हैं ना, एक टोकन अटैक है, क्योंकि जहां से भी आप देखिए F-15 हमेशा गश्त लगाता है इस एरिया में, और जहां से भी हॉटस्पॉट मिलता है तुरंत उसको अटैक करके खत्म कर देते हैं। तो एक जगह से एक बार में एक ही मिसाइल दागते हैं, उसके बाद 15 के अटैक से पहले वो मिसाइल्स को हटा देते हैं। ये रही ग्राउंड जो जमीनी हकीकत की बात है। क्या ये इजराइल को हर्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जो नॉर्दर्न रीजन है इजराइल का, आज से नहीं कई महीनों से इस हिजबुल्लाह के अटैक को झेल रहा है। और जैसे इजरायली जैसे बहुत ही वो हैं, ये चारों तरफ से एनिमी से घिरे हुए हैं और इनका दिनचर्या बन चुका है ये बॉम्ब और रॉकेट और ये सारी चीजें, स्पेशली नदर्न इजराइल वाले, वो अपना जिंदगी जिए जा रहे हैं। पता नहीं ट्रम्प साहब आएंगे और ये सारी चीजें बदलेगा। यही होप लिए हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। तो लेकिन इजराइल की इन तमाम टेक्नोलॉजीज और उसके एडवांस सिस्टम को सीधे तौर पर टारगेट करना भी तो एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि एक और खबर है, और ये दक्षिण लेबनान में इजरायली ड्रोन को तबाह करने का दावा है, जहां इजराइल का एडवांस हमस 450 ड्रोन तबाह कर दिया गया। और हिजबुल्लाह ने सरफेस टू एयर मिसाइल से जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया है, ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें मौजूद इलाके में इजरायली ड्रोन पर यह वार है। इजरायली एडवांस ड्रोन को जिस तरीके से तबाह किया गया है, खबर है इजराइल का मल्टी पेलोड एडवांस ड्रोन हमस 450 को
तबाह करने को लेकर। और लेबनान के अंदर ऑपरेशन को ये अंजाम दे रहा था। हिजबुल्लाह ने सरफेस टू एयर मिसाइल से सीधे इसे टारगेट किया। एक हमस 450 की कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है और पिछले एक साल में 4 हमस 450 ड्रोन्स हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से तबाह किए हैं उस पर एक सवाल समझाइए सिन्हा सर, उसी लिहाज से कि आखिर इजराइल जो पूरी दुनिया में अपनी इसी एडवांस टेक्नोलॉजीज के बलबूते अभी तक हर फ्रंट पर प्रॉक्सीज का मुकाबला कर रहा है, सीधे तौर पर इजराइल को टारगेट करना कैसे मुमकिन हो पा रहा है? और हिजबुल्लाह की इतनी मजबूती कि कहीं ना कहीं इजराइल के हर वेपन का तोड़ उसके पास है सर। सुरभि, यदि आपको आप भी कहती रही हैं, सबसे बड़ा यदि कोई पावरफुल प्रॉक्सीज हैं वो हैं हिजबुल्लाह। ये मान के चलिए हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा है, जिसके पास केवल रॉकेट्स ही नहीं, जैसे आपने बताया मिसाइल सिस्टम्स हैं, और ये आपको इसकी एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ होती है। यदि आप देखें तो ये टोटल, यदि लेबनान को देखें तो 217 किलोमीटर का है और 40 से 89 किलोमीटर चौड़ा है। मगर जब सीरिया को लेते हैं, अब पूरा एलेप्पो तक यदि टर्की के नीचे देखते हैं तो इसका स्ट्रैटेजिक डेप्थ है और वहां से इनको वेपन्स की, आपकी मिसाइल की, रॉकेट की सप्लाई होती है। और ग्राउंड फोर्सेस जहां कर रही हैं, जो अभी जो IDF की फोर्सेस हैं, लथानी रिवर्स के नॉर्थ तक भी नहीं गई हैं। बेलबेक का नाम आपने बार बार लेती हैं। ऊपर का जब आप देखिएगा तो रशियंस जो पोर्ट है और एयर बेस है वो अभी तक इंटैक्ट है वहां पर, क्योंकि वहां से चीजें आती हैं। बात यह है कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप पूरे बर्बादी कीजिएगा, जब तक आप इतना आसान नहीं है। 41 किलोमीटर केवल है और 12-13 मिलिटरली जब आप करते हैं, जब गाजा स्ट्रिप की बात करते हैं, एक जस्ट 41 किलोमीटर। यहाँ तो आप देखिए 270 किलोमीटर प्लस उसकी स्ट्रैटेजिक डेप्थ 300 और 600 किलोमीटर। वहां तक अनटिल अनलेस बूट्स ऑन ग्राउंड होता है। आप हम एरियल चीजों से बर्बाद कर रहे हैं तो उससे आपके उसके मनोबल को तोड़ते हैं। अब चेंज ऑफ रिजीम का मेन मुद्दा है और ये लड़ाइयां आज से नहीं, ये लगातार चलती रही हैं। और लथानी रिवर के ऊपर में तो ये इजराइल का हम मानते हैं, मगर वो कोई भगवान नहीं होता। आप कितना में अमेरिका भी तो अफगानिस्तान में आपने देखा ना, वो तो 2000 से ही आए थे, 2001 के बाद बहुत लंबे समय तक निकले, अभी निकले, मगर वहां पर भी कर नहीं पाए। कर नहीं पाने का मतलब नहीं है, आपको बैलेंस ऑफ पावर, आपको इसको एक सब ऑप्टिमम लेवल पे इसको कंट्रोल करना पड़ता है। और समय ऐसा ही मिलिट्री चीजें होती हैं। आप इसको देखिएगा, यहाँ पर आप कभी भी, क्योंकि ये कहिए ये लोग यदि सोच बदलेंगे, ये जो आजकल जिहाद चला रहे हैं और इसका जो मेन प्लेयर है वो ईरान है। जब तक आप ईरान को नहीं मरोड़ेंगे, रशिया कंट्रोल हो जाएगा, चाइना आप कंट्रोल हो जाएगा, ये लेकर चलिए। ईरान भी कंट्रोल होगा। आप ये कह रहे हैं कि पहले शैडो वॉर का एक इतिहास रहा है, तो आज भी जो स्थिति है ये एंडलेस है। लेकिन इस बीच एक और फ्रंट का अब मैं एक बार फिर से रुख करूंगी, क्योंकि ये जिस तरीके से खबरें इस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर फ्रंट को लेकर सामने आ रही हैं, उस पर आज की एक और सबसे बड़ी खबर आपको बताऊंगी। जहां उससे पहले देखिए किस तरीके से ट्रंप को ज़ेलेंस्की का धोखा, ये बात मॉस्को पर जिस तरीके से बड़े हमले को अंजाम दी गई है उसके तहत हम अभी तक चर्चा करते आए हैं। लेकिन यूक्रेन में युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं ट्रंप। ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि रूस यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर ला सकते हैं और क्रीमिया जा चुका है ट्रंप के सलाहकार का ये दावा। क्रीमिया के लिए यूक्रेन को अपने दम पर अब लड़ना होगा। ट्रंप के सलाहकार के हवाले से बीबीसी की तरफ से किया जा रहा ये बड़ा दावा आखिर है क्या? इसी दावे के तहत करूंगी एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि रूस यूक्रेन में बातचीत को लेकर जिस तरीके से ट्रंप के बयान सामने आए हैं, ट्रंप के सलाहकार ये कह रहे हैं कि क्रीमिया जा चुका है और अब यूक्रेन को अपने दम पर ही लड़ना होगा। ये जाहिर सी बात है ज़ेलेंस्की के लिए एक अच्छा संकेत तो नहीं है। लेकिन अब खबर जानिए, जहां ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं ट्रंप। क्रीमिया जा चुका है। ट्रंप के सलाहकार ब्रायन लांजा का यह दावा, जहां यूक्रेन खोए इलाके पाने की जगह शांति पर फोकस करे। अब क्रीमिया के लिए यूक्रेन को अपने दम पर ही लड़ना होगा। ट्रंप की प्राथमिकता युद्ध खत्म कराने पर है और रूस यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर भी ला सकते हैं ट्रंप। शांति का दबाव रूस पर डाला जाना चाहिए, ज़ेलेंस्की के सलाहकार दिमित्रो लिथविन की तरफ से यह कहा गया है। लेकिन ट्रंप का आखिर ये पूरा प्लान है क्या, ये समझना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद एक्सपर्ट से सवाल करूंगी, क्योंकि क्या है ट्रंप का ये यूक्रेन प्लान। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की फोन पर बातचीत को लेकर खबर आई, जिसमें इलॉन मस्क भी शामिल थे। ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन में भी कहा था कि 24 घंटे में युद्ध बंद करा देंगे।
अब चुनाव खत्म होने के बाद पुतिन ने ट्रंप को हिम्मत वाला तक बता दिया और ट्रंप के चीफ एडवाइजर ब्रायन लाजा की तरफ से कहा गया यूक्रेन को शांति पर फोकस करना चाहिए, ना कि क्रिमिया वापस लेने पर। दीपक वोरा सर, डिकोड दिस स्टेटमेंट प्लीज, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते कि यूक्रेन का युद्ध अब लंबा खिंचे। दीपक सर। 100%। जनरल साहब आपसे माफी मांगते हुए, जो हमारे आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स हैं मिलिट्री की, जैसे जनरल साहब खुद हैं, कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो कहते हैं आजा अखाड़े में भिड़ जाते हैं। ट्रम्प तो बिजनेसमैन है और हमारी डिप्लोमेसी भी वही है कि भाई अखाड़े में मत उतर, टेबल पे आके बैठ, बातचीत करेंगे। ट्रम्प चाहता क्या है? पुतिन को एक तोहफा देना। क्या तोहफा देगा? कि यूक्रेन को अब मैं हथियार नहीं दूंगा, वो जंग अपने आप खत्म हो जाएगी। बदले में क्या चाहिए मुझे? ट्रम्प ने मेरा शायद ये भी फैसला कर लिया कि देख टाइगर, जो ये बुड्ढन साहब तो कहते थे इजराइल को कि ईरान की सब चीजों को उड़ा दो, लेकिन उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और ऑयल फैसिलिटीज को मत हाथ लगाना। अरे क्या बोल रहा है तू? मेन जो थ्रेट है, डर है इजराइल को, वो न्यूक्लियर फैसिलिटी से है। और इजराइल को अब ट्रम्प बोलेगा उड़ा दो उनको, और पुतिन को बोलेगा अब देखो मैंने आपको ये तोहफा दिया है, अब यहाँ पे आप कुछ मत करना ईरान की प्रोटेक्शन में। ईरान को भी बहुत डर लगा हुआ है, क्योंकि उसने अभी क्या बोला मैम, उनके विदेश मंत्री की स्टेटमेंट देखी है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हमने ट्रम्प को मारने की कोशिश की थी, ये वो लोग कह रहे हैं जो हमारे बहुत अच्छे संबंध अमेरिका के साथ है उनको बिगाड़ना चाहते हैं। उसका भी भेजा फ्राई हो गया। कौन से अच्छे संबंध है अमेरिका के साथ? तो ये चीजें इस समय जो नजर आ रही है, ये जो बन रही है ना पकड़ी एक खिचड़ी, तरह तरह की चीजें डाली। मेरा मानना यह है कि जेलेंस्की साहब गए, पुतिन साहब जो है वो जो कुछ है, जब गाड़ी खरीदने जाते हैं, देखिए ये गाड़ी पड़ी है, एज इज वेयर इज बेसिस पे ले लीजिएगा। वो होगा वहां पर जो क्राइमिया और ये वो है वो रहेगा रूस के पास, थोड़ा बहुत यूक्रेन के पास रहेगा, और फिर ईरान जो है वो सफर करेगा। ईरान अब एंड में आकर, क्योंकि वो देख रहा है वहां पे बहुत प्रेशर है, मेरा ख्याल वो भी घुटने टेक देगा अमेरिका और इजराइल के साथ। लेकिन अब ट्रंप की जीत से जिस तरीके से टेंशन में जेलेंस्की हैं, उसको लेकर एक और बड़ी खबर है। जेलेंस्की को युद्ध खत्म होने का डर है और अमेरिकी मदद बंद हुई तो जेलेंस्की को हार का भी डर है। अब नेटो देश स्लोवाकिया के पीएम का ये बड़ा दावा आखिर है क्या? ट्रंप की जीत, जेलेंस्की की बढ़ती टेंशन, इसको लेकर जिस तरीके से लगातार स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, अब एक और बड़ा दावा, जेलेंस्की को रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का डर है और जेलेंस्की को अमेरिकी सैन्य वित्तीय मदद बंद होने का भी डर है। नेटो देश स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको का यह बड़ा दावा। यूरोपीय शिखर सम्मेलन में भारी तनाव में नजर आए जेलेंस्की, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले एक्सपर्ट भी कर रहे थे। अमेरिकी मदद बंद हुई तो यूरोप को भी अब सोचना पड़ेगा और यूरोपीय संघ से रूस की फ्रीज $300 बिलियन की संपत्ति चाहते हैं ट्रंप। रॉबर्ट फिको का यह बयान सामने आ रहा है और यही वो ग्राउंड्स है जिसके आधार पर आज के इस हालात को देखते हुए किस तरीके से यूक्रेन कदम उठा रहा है या किस रणनीति के तहत ट्रंप प्लान की बात कर रहे हैं, उसी बारे में एक्सपर्ट्स हमें बता रहे थे। अब रूस के अंदर यूक्रेन के विनाशक ड्रोन हमले की एक तस्वीर जरा देखिएगा। मॉस्को के नजदीक यूक्रेन का यह बहुत बड़ा अटैक बताया जा रहा है। ड्रोन हमले में रूसी गोला बारूद डिपो को तबाह करने का दावा। तुला इलाका, जहां पर बड़े केमिकल प्लांट पर हमले को अंजाम दिया गया है। यूक्रेनी मीडिया की तरफ से यह किया गया दावा आखिर है क्या, बताएं आपको। उससे पहले यह तस्वीर देखिए जहां अब यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक की यह तस्वीर सामने आई है और यह स्ट्राइक भी मॉस्को के बिल्कुल नजदीक अंजाम दी गई है। तो अभी तक आपने खबर देखी मॉस्को के अंदर कैसे सीधा वार किया गया। अब रूस के अंदर यूक्रेन के कई विनाशक ड्रोन हमलों को लेकर खबर जान लीजिए, क्योंकि ड्रोन हमले में रूस का गोला बारूद डिपो तबाह कर दिया गया और मॉस्को से 120 मील दूर एलेंस्की केमिकल प्लांट है जिस पर हमले को अंजाम दिया गया। रूसी टेलीग्राम चैनल्स ने हमले का बकायदा वीडियो शेयर किया है। 7 इलाकों में 50 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का यह रूसी दावा सामने आया है। लेकिन बड़ी जंग की तैयारी में रूस है। एक और बड़ी खबर है, तेजी से हथियार उत्पादन पर जिस तरीके से रूस फोकस कर रहा है। विनोद सर, आपसे इसको लेकर सवाल करूंगी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन से 30% ज्यादा रूस का आर्टिलरी प्रोडक्शन बताया जा रहा है। यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रे सिबिहा का यह बड़ा दावा है। यूक्रेन में गोला बारूद की भारी कमी है। यूक्रेनी विदेश मंत्री इसको लेकर दावा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जेलेंस्की की टेंशन बढ़ चुकी है और रूस का यह हथियार उत्पादन का प्लान सामने आया है, इसी पर एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले खबर जानिए, क्योंकि अब रूस का ये हथियार उत्पादन बढ़ा है और यूक्रेन की टेंशन जिस तरीके से बढ़ी है उसके तहत ये इंफॉर्मेशन जहां यूरोपीय यूनियन से 30% ज्यादा हो जाएगा रूस का आर्टिलरी प्रोडक्शन। और इंटेलिजेंस के हवाले से यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रे सिबिहा का यह दावा है रूस का वेपन प्रोडक्शन रोकने के लिए कार्रवाई हो। यूक्रेन ये बात कह रहा है। यूक्रेन में गोला बारूद की भी भारी कमी है। यूक्रेनी विदेश मंत्री कह रहे हैं 1 मिलियन आर्टिलरी गोले देने के वादे पर भी नाकाम रहा यूरोपीय यूनियन। अब इस बात को समझाइए आज के इस हालात को देखते हुए विनोद सर, क्योंकि युद्ध के इस हालात के बीच में अगर टेबल पर पीस प्लान के तहत भी आप पहुंच जाएं तो क्या आज के टाइम में
उस प्लान में चर्चा होगी कि किस तरीके से अब सेटलमेंट हो, या किस तरीके से रूस गवर्न करने को लेकर भी दावा कर दे? देखिए, गवर्नेंस का दावा आज से नहीं, 2008 से है। 2008 में खार्किव के इलाके जो हैं वहां पे उन्होंने पासपोर्ट इशू कर दिया है। तो ये कहना कि यूक्रेन का कंट्रोल क्रीमिया या फिर खार्किव इस इलाके में वो वॉर से पहले था, वो गलत है, पहली बात। दूसरी बात, सुरभि जी, हमें दर्शकों को भी समझाना जरूरी है ये जो पीस टॉक्स के टाइम पे होता क्या है। पीस टॉक्स के टाइम पे सबसे पहले बात करते हैं QPQ, क्विड प्रो को। मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, हम उसको कैसे एक्सचेंज कर लें। अगर मेरा इलाका तुम्हारे पास है, तुम्हारा इलाका मेरे पास है, आप ये वाला ले लीजिए, ये वाला, तोल मोल के बोल होता है जब पीस टॉक्स पे आते हैं। जिसकी वजह से मैं कह रहा था इससे पहले कि कैसे पीस टॉक से पहले वायलेंस की बढ़ोतरी होती है और कैसे इलाकों को लोग कब्जाना चाहते हैं या एटलीस्ट ऐसा दावा करना चाहते हैं कि हमने कब्जा लिया है। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आपको मैथमेटिकली, हमें अगेन दर्शकों को देखना होगा, मैथमेटिकली पूरा का पूरा रशिया, उसका ऑयल, उसका पैसा इस वॉर में लगा हुआ है। और उसके ऑपोजिट देखिए, छोटे छोटे जो देश हैं यूरोपियन यूनियन में, वो अपने जो बत्ता मिलता है उनके डिफेंस को, उस बत्ते में एक छोटा सा अमाउंट जो है वो यूक्रेन वॉर में सबमिट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है यूएस का MICC का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेशनल कॉम्प्लेक्स है, उनका योगदान रहा है यूक्रेन वॉर में। और इनको मैथमेटिकली एक के खिलाफ एक में आप देखते हैं, 1 against 1, तो रशिया का इसमें सबसे ज्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट रहा है। और बारूद का जो आज का रेट है वो, अब अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 साल में कम से कम नहीं तो 10x जा चुका है बारूद का रेट। और बारूद बना रहा है कौन? रशिया। तो इसमें अब आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, एक रॉकेट के खिलाफ 50 रॉकेट मारते हैं रशिया। तो ये है इसका सच्चाई। समझ गई। लेकिन इस बीच एक और वापस उसी वॉर फ्रंट का रुख करूंगी, जहां मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और कई बड़े सवाल, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल का हमला, और ये खबर बहुत बड़ी है, जहां देखिए एक्शन में ट्रंप की टीम अब नजर आ रही है। हालांकि इराक से इजराइल पर भीषण ड्रोन अटैक को लेकर खबर आ चुकी है, जहां गोलान हाइट्स पर इस्लामिक रेजिस्टेंस का हमला यह बताया जा रहा है। इराक से इजरायली बेस पर दागे गए 4 सुसाइड ड्रोन्स, और इजरायली सैन्य बेस पर इराकी रेजिस्टेंस का यह हमला बताया जा रहा है। और ईरान पर हमले के लिए एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा इराक। इराकी जमीन से नहीं होने दिया जाएगा ईरान पर हमला। इराक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की ये वार्निंग सामने आ रही है। ईरान के सैन्य अधिकारी से मुलाकात के दौरान का ये बयान। क्या यह इराक की अमेरिका को वार्निंग है? क्योंकि खबर जानिए, समझिए। ईरान पर हमले के लिए अब इराकी जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा, और ईरान पर हमले के लिए इराकी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होगा। इराकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कासिम अल अराजी की यह वार्निंग, जहां इराक में अमेरिकी सैन्य बेस से हमले को लेकर दी गई चेतावनी। आपको बता दें 26 अक्टूबर को ईरान पर हमले के लिए इराकी एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ, जिसको लेकर पहले भी कई बड़े दावे किए जा चुके हैं। लेकिन ईरान की अमेरिका को वार्निंग। एक और बड़ी खबर है, और मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा इजराइल लेबनान युद्ध। पूरी दुनिया पर मिडिल ईस्ट युद्ध का असर पड़ेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की नसीहत, ईरान पर प्रेशर पॉलिसी ना अपनाए ट्रंप। तो ईरान की अमेरिका को ये वार्निंग जरा समझ लीजिए क्या सामने आ रही है, क्योंकि ईरान ने ट्रंप को प्रेशर पॉलिसी ना अपनाने की हिदायत दी है, और पुरानी गलतियों को ना दोहराएं ट्रंप, ये बात ईरान कह रहा है। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में युद्ध से नुकसान होगा। इजरायल युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, और दूसरे रीजन तक भी इजरायल लेबनान युद्ध फैल सकता है। तो मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए और रूस यूक्रेन में जारी इस वॉर के तहत जो बड़ी खबरें सामने आई, उस पर हमने एक्सपर्ट्स के साथ की चर्चा। फिलहाल आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।